अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ है और मैं एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जुबैदा मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारी फील्ड जो चीज़ें कवर करती है उसमें ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फशारे खून और कोलेस्ट्रॉल के तमाम अमराज और दिल के हवाले से जो जितने भी अमराज पाए जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन में हो, चाहे वो हार्ट अटैक से रिलेटेड हो, उन तमाम फील्ड्स को हम कवर करते हैं। दिल की बीमारियों के हवाले से जो अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है किस वजह से आपके पास आए, तो उसमें जो बुनियादी चीज़ें देखी गई हैं कि सबसे पहले जो सीने का दर्द है, कि किसी को भी जब सीने में दर्द की शिकायत हो और वो सीने का दर्द ऐसा हो कि जिसको आप हमारी ज़बान में हम कहते हैं कि लोकलाइज ना कर सकें, और वो ऐसा जकड़ता हुआ दर्द होता है सीने का, और जो कि आप किसी भी फॉर्म में जब आप एक्सर्शन करते हैं तो उससे वो दर्द बढ़ता है, यानी आपके चलने से बढ़ रहा है वो दर्द, और आपके आराम करने से या आप बैठ जाते हैं तो वो दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है, या आपको दिल की धड़कन का महसूस होना जिसको हमारी ज़बान में पैल्पिटेशन कहते हैं, या आपका चलने से सांस फूलना, आप थोड़ी सी भी चलना शुरू करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं तो उससे सांस फूलना, ये तमाम अलामात ऐसी हैं कि जिसके लिए हमारा मशवरा ये होता है कि आप फौरी तौर पे अपने करीबी जो मुआलिज हैं यानी आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो उससे मशवरा करें और आगे की तरह, ताकि हम उसका लाहेअमल बना सकें कि आपको इसके हवाले से आगे क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ब्लड प्रेशर की जो अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं तेज़ ब्लड प्रेशर होने की, यानी ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो, और कौन सा ब्लड प्रेशर को हाई लिया जाए। तो पहली तो बात ये है कि ब्लड प्रेशर की जो आजकल इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं तो उसके मुताबिक हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 139 या इससे ऊपर हो, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 139 से अगर ऊपर हो आपका, और आपका जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 89 से ऊपर हो, यानी जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर ऊपर वाला 139 से ऊपर हो और नीचे वाला 89 से ऊपर हो तो ऐसे मरीज को, और ये रीडिंग्स आपकी दो या दो से जायद अलग अलग टाइम पर यानी अलग अलग विजिट पर आपको ये डॉक्यूमेंट कर दें आपके मरीज की यही रीडिंग आ रही है, तो ऐसे मरीज को हम हाइपरटेंशन यानी बुलंद फशारे खून का मरीज लेबल कर देते हैं। जब आप लेबल हो जाते हैं कि ये आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत मौजूद है तो फिर आपको उस हवाले से प्रॉपर ट्रीटमेंट पे आना पड़ता है और दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स को देखकर। इससे पीछे एक और जो हमारा कैटेगरी होती है ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो उसमें वो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, ये ऐसे मरीज होते हैं जैसे शुगर के जो मरीज होते हैं, इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी एक कैटेगरी ये वाली होती है कि वो मरीज जिनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से लेके 120 से लेके 139 तक उसके बीच में आ रहा हो, और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से लेके 89 के बीच में आ रहा हो, तो ऐसे मरीज को हम बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में लेते हैं। ऐसे मरीज के लिए सबसे पहले जो हमारा उनको मशवरा होता है, हम उनको डायरेक्ट दवाइयों पर लेकर नहीं आते, गोलियां स्टार्ट शुरू नहीं करते ऐसे मरीजों की। ऐसे मरीज को सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारी जबान में एक टर्म यूज होता है, हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, कि अपने रहन सहन के जो अंदाज है उसको चेंज करें, अपनी जो डाइट है, अपने जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, वो सारी मशवरे हम इनको देते हैं, ताकि उससे कोशिश की जाती है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए और हमें दवाई की नौबत ना आनी पड़े। अब दूसरा इसमें जो सवाल ये होता है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है हमें। तो ब्लड प्रेशर होने के जो कॉजेज होते हैं उसमें देखिए 95% जो ब्लड प्रेशर, 90 से 95% जो ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है उसको हमारी जबान में कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब वो होता है कि ये ब्लड प्रेशर का मर्ज उसकी जनियाती जो मेकअप है उसकी बॉडी का, यानी जेनेटिकली उसके अंदर ये एक प्री डिस्पोजिशन होती है कि वो मरीज के अंदर आगे जाके ब्लड प्रेशर का मर्ज आएगा, उसका कोई कॉज नहीं होता। जिस चीज का और कोई कॉज नहीं होता उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और 90 से 95% मरीजों में यही पाया जाता है। बाकी 5% ऐसे मरीज होते हैं जिसमें कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज होती है, कोई ना कोई और वजह, कोई ना कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज हो रहा होता है। और एक और बहुत आजकल हमारे पास हमने देखा है कि स्ट्रेस जो एक फॉर्म होता है, कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। जो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट अलग से बीमारी भी है, और इसी तरह ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने में एक तरीके से मददगार होती है, और ये ब्लड प्रेशर के तेज होने में एक मैकेनिज्म में ये भी काम आती है जिसकी वजह से आपकी जो शरियानें होती हैं
वो जो सख्त हो जाती हैं, उनकी स्टिफनेस को ये बढ़ाती है। यानी जितना जिसका कोलेस्ट्रॉल का रिजल्ट खराब होंगे या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल रहता होगा, तो उसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं और उसी हिसाब से फिर मरीज़ की हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उस हिसाब से मरीज़ की रिपोर्ट्स कराते हैं। जब मरीज़ हमारे पास सबसे पहले आता है और हम देखते हैं कि उसके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसमें मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, शुगर के टेस्ट होते हैं, क्योंकि जिसकी शुगर बढ़ी हुई होंगी और उसमें ब्लड शुगर्स का मसला होगा, डायबिटीज़ का मसला होगा, तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और तंग करेगा। या और ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यानी किसी को शुगर की बीमारी और साथ में ब्लड प्रेशर भी शुरू हो जाए, तो वो उसको और ज़्यादा इसकी शुगर की बीमारी को ख़राब करता है। जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसकी साथ में उसको शुगर का मसला है, तो उसकी शुगर की जो मसला है वो ब्लड प्रेशर को ख़राब करेगी। तो ये सारी बीमारियां आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। हमें सबको एड्रेस करना होता है, सबकी हमें इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ब्लड प्रेशर के हवाले से, कि वो आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का उसमें चांस होता है, अगर बहुत तेज़ ब्लड प्रेशर आपके बहुत अरसे तक रहे। देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर दो ऐसी बीमारियां हैं जो ऊपर से शुरू होती हैं, यानी दिमाग से शुरू होती हैं और नीचे पैर तक जिस्म के हर हिस्से को इन्वॉल्व करती हैं और हर हिस्से को ख़राब कर सकती हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है कि वो ये है कि आपके गुर्दों का फंक्शन अक्सर लोगों का ख़राब हो जाता है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। यानी वो इतने अरसे तक बढ़ा हुआ रहता है, किसी को पता नहीं चलता, और बहुत दफ़ा मरीजों को उस वक्त पता चलता है जब वो कहीं ना कहीं कोई डैमेज करा चुका होता है। इसीलिए हमारा मशवरा होता है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर का मर्ज डायग्नोज हो, आप फौरी तौर पर हमारे अपने करीबी कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करें, और जो आपको उस हवाले से हम इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं और एहतियात बताते हैं और दवाइयाँ बताते हैं, उसको पाबंदी से फॉलो करें, ताकि कोई सेकेंडरी जो आपके एंड ऑर्गन डैमेज जिसको हम कहते हैं, कि जो ऐसे ऑर्गन को जो डैमेज कराने वाली चीज़ें, उस पर हमारा कंट्रोल हो सके और वो चीज़ें ना आए उस मरीज। काफ़ी दफ़ा लोगों का ये सवाल जहन में होता है ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से और दिल के अमराज के हवाले से, कि हमारे जो हमारी उम्र है और हमारा जो सेक्स है, कि मैं अगर मेल हूँ या फीमेल हूँ, और और कोई मेरे साथ मसाइल हैं, जैसे मेरा वज़न ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें कितना कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे ब्लड प्रेशर के हवाले से, या मैं जो मेरे मुझे शुगर की बीमारी है, या मुझे अगर आगे जाके अभी दिल का मसला है या आगे जाके होगा, तो इसमें कितना हद तक इन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। तो पहली तो बात ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है और दिल के अमराज हैं, ये सारे हमारे एक हद तक, बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि जेनेटिकली हमारे अंदर पाए जाते हैं। यानी जिसके ये हमने बहुत दफ़ा देखा गया है और ये स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है कि इसमें, इसीलिए हमारा पहला सवाल, एक वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, हमारा सवाल होता है मरीजों से, कि आपके जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है, दिल का मरीज आता है या कोई ब्लड प्रेशर का मरीज आता है या शुगर का मरीज आता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके बहन भाई या वालिदैन में किसी को ये दिल का अर्जा तो नहीं रहा, ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं रही, शुगर की नहीं रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैमिली में रन करती हैं। और अगर फैमिली में किसी को, जैसे मेरे फर्ज करें अगर मेरे माँ बाप में से किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल का अर्जा रहा है, तो मुझ में आने के चांसेस बनिस्बत दूसरे आदमी के ज़्यादा हैं, नॉर्मल दूसरा कोई आदमी है उससे ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये कि उनकी जो अलामत ज़ाहिर होने की जो एज है, वो थोड़ी सी बढ़ जल्दी आ जाती है। यानी अगर मुझे मेरे वालिद साहब को 55 साल में या 60 साल में वो बीमारी ज़ाहिर हुई थी दिल के मर्ज की, तो मुझ में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी ज़ाहिर हो जाएगी, अगर मुझ में टेंडेंसी है और मुझ में वो ही जेनेटिक मेकअप मौजूद है, तो मुझ में ये ज़्यादा चांसेस मौजूद है कि ये बीमारी जल्दी ज़ाहिर हो जाएगी। तो ये एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर अगेन ये होता है कि एज देखी जाती है, कि हम उमूमन ये कहते हैं, आजकल हमारे पाकिस्तान के हवाले से हमारा डेटा है, तो उसमें हम एटलीस्ट 40 या 40 से ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं, और अगर उनको किसी किस्म के कोई सिम्टम्स हो रहे होते हैं, तो हमारा मशवरा ये होता है कि ऐसे मरीज फौरी तौर पर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, इससे पहले कि कोई मर्ज सामने आ जाए। क्योंकि आजकल हमने पाकिस्तान में एटलीस्ट हमने देखा है कि जो कार्डिक डिजीजेज हैं, स्पेशली दिल के जो अमराज हैं, वो बहुत कम और यंग एज में अब सामने आ रहे हैं। जैसे आज से आप यूँ समझ लें 20 साल पहले जो थोड़ा सा लेट एजेस में सामने आते, तो जो अभी भी बाहर ममालिक में थोड़ा सा लेट एज में आके सामने आते हैं, हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा यंग एज में सामने आ रहे हैं दिल के मसाइल। इसके बाद सेक्स, कि आया मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखें, जितनी भी ख़वातीन होती हैं उसमें नेचुरली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जब तक वो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, यानी जब तक वो फर्टाइल होती हैं, जब तक इनको
मेनोपॉज नहीं होता, यानी इनकी माहवारी बंद नहीं होती खवातीन की, उस वक्त तक खवातीन में ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसके लेवल्स हाई रहते हैं बॉडी में। और ये एक कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन है, और इसकी वजह से खवातीन को ये एडवांटेज होता है कि उनमें ये कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी दिल के अमराज से बचाने में मददगार साबित होता है। तो इसीलिए अमूमन देखा गया है कि जो जब इस एज ब्रैकेट में जब तक के खवातीन की माहवारी आना बंद ना हो जाए, उस वक्त तक खवातीन में रिस्क कम होता है और मर्दों में रिस्क ज्यादा होता है दिल के अमराज के आने का। और इसके बाद जाके जब खवातीन में माहवारी आना बंद हो जाती है, इसके बाद जाके खवातीन का और मर्दों का रिस्क, दोनों का रिस्क बराबर हो जाता है। तो ये एक और एडिशनल पॉइंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि मर्दों में भी कहते हैं कि थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा जल्दी हमें इस तरफ थोड़ा सा हम एग्रेसिव होते हैं इस मामले में, और इन्वेस्टिगेशंस के मामले में, स्क्रीनिंग के मामले में, ताकि ऐसा ना हो कि हम कोई चीज इसमें कोई ऐसी खतरनाक जानलेवा चीज हो जो हम मिस कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इसी से रिलेटेड बात करना चाहूंगा, खवातीन में ये मसाइल जो दिल के अमराज जो अटैक, हार्ट अटैक के हवाले से हैं, ये तो हमें खवातीन में हमें ये एडवांटेज मिल जाता है ईस्ट्रोजन की वजह से। लेकिन एक और मसला खवातीन में एक जो आता है दिल के अमराज के हवाले से, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। जब अब खवातीन की प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से खवातीन में उस प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने का चांस, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो शुगर्स बढ़ जाती हैं खवातीन की, और ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, और जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा मसला होता है कि जो हार्ट फेलियर आ जाता है, यानी दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, और उसको हमारी जबान में हम कहते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। जो दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, और दिल के पट्टे जो कमजोर होते हैं वो स्पेशली जो उसका वक्त जो देखा गया है वो 6 महीने का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ प्रेगनेंसी से पहले का यानी 9वां महीना, उसमें उससे लेके डिलीवरी के 5 महीने बाद तक, ये जो 6 महीने का अरसा है, इस दौरान दिल के पट्टे कमजोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर इस दौरान ये ऐसे सिम्टम आते हैं और ये साबित हो जाता है, तो उसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और इसका इस बात का जो करने का मकसद ये इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली चीज है, जो हमने देखा है कि बहुत दफा खवातीन में ये जो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो सिम्टम्स आते हैं और दिल के मसाइल जो आ जाते हैं, गो के बहुत कम होते हैं, लेकिन ये जो सिम्टम्स आते हैं इसको इग्नोर हो जाते हैं और खवातीन को पता नहीं चलता, और डिलीवरी के बाद पता चलता है कि ये तो मसला ये चल रहा था, और फिर सांस फूलने की शिकायत, एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन, और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे माशरे में भी बहुत ज्यादा इसको इग्नोर किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। और ऐसी कोई भी अलामत खवातीन को सांस फूलने की या ऐसी कोई चीज आ रही हो, तो फौरी तौर पे खवातीन को भी चाहिए जो प्रेगनेंसी में हो और इस किस्म की अलामत, सांस फूलने की शिकायत, सीने में दर्द की शिकायत हो, तो फौरी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें, और उसके हवाले से अगर कोई ज़रूरत हो तो उसकी तशख़ीस कर सकें। अक्सर हमने सुना है कि लोगों को ये सवाल ज़हन में होता है कि जब मैं आऊँगा और मुझे दिल की अलामत कोई ऐसी आ रही हैं और मेरे अंदर दिल का कोई मसला हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो वो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? मैनेजमेंट का हमारा बुनियादी एम क्या होता है? हम किस तरह ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करते हैं? तो देखिए, जब हमारे पास एक पेशेंट आता है और वो हमें बताता है कि जी मुझे सीने में दर्द हो रहा है, चलने से दर्द बढ़ता है, फिर वापस बैठ जाता हूँ, सही हो जाता है, या सांस फूलता है मेरा चलने से, और इस किस्म की अलामत, या दिल की धड़कन मुझे तेज होती है, महसूस होती है, और मुझे लग रहा है कि इसकी मैं सारी हिस्ट्री लेता हूँ, फैमिली हिस्ट्री लेता हूँ, सारी चीज़ लेता हूँ, और मुझे लगता है कि एज को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, हो सकता है शायद इनका दिल का अर्सा हो। तो मैं इनको सबसे पहले कुछ चीज़ें एडवाइस करता हूँ, जिसमें हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, बुनियादी बेसलाइन ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी है, यूसी है। मैं इनको एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का बोलूँगा, वो करा लें, ठीक है। HbA1c का, इनका शुगर के लेवल चेक कर लूँगा कि इनको आया कोई अंडरलाइंग डायबिटीज़ तो नहीं है जो इनको पता ना हो। और एक दिल की पट्टी होती है जो ईसीजी कहते हैं, जिसको हम करवाते हैं, उसमें देखते हैं, रेस्टिंग ईसीजी होती है कि एक आदमी लेटा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसकी हमने ईसीजी कर ली, उसमें हम देख लेते हैं कोई अंडरलाइंग कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, जिसमें हमें काफ़ी हद तक ईसीजी हमें बहुत सी किस्म की मालूमात दे देती है। कोई रिदम डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, दिल की धड़कन की बेतरतीबी तो नहीं है, कोई ऐसी और चीज़ें तो नहीं है, यानी पुराना अटैक तो कभी नहीं हुआ। इस तरह हमें बहुत सारी मालूमात ईसीजी से मिल जाती है। फिर हम एक एडवाइस करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, एकोकार्डियोग्राम जिसको कहते हैं हम, ये दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, ये एको कराने को कहते हैं। इसके एको में हमें और एडिशनल मालूमात मिल जाती हैं जो हमें ईसीजी से नहीं मिल सकती। तो हमें दिल के पट्टे कैसे काम कर रहे हैं, उसके दिल के जो वैल्व्स होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन कैसा है, हार्ट का ओवरऑल फंक्शन कैसा है, तो वो बहुत सारी मालूमात हमें एको से मिल जाती हैं। तो ये तो बुनियादी टेस्ट हैं जो हमारे हो जाते हैं, जो हमें, ये पहली दफ़ा मेरे पास कोई मरीज आया,
अब सवाल बहुत दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि ईसीजी और एको नॉर्मल आ जाता है आपका, रेस्टिंग एको ईसीजी नॉर्मल है, रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल है, रेस्टिंग एको नॉर्मल है। मरीज का हमसे ये सवाल होता है कि आया मुझे दिल का आर्जा है या नहीं है। तो हमारा जवाब ये होता है, इस पॉइंट पर हम आपको ये नहीं बता सकते कि आया, मतलब मुकम्मल तौर पर हम आपसे ये नहीं कह सकते तसल्ली से कि आपको दिल का आर्जा है या नहीं है। इसके बाद अगर मुझे फिर भी लग रहा है कि पेशेंट के रिस्क ज़्यादा है और सिम्टम ज़्यादा है, और पेशेंट की हमारी रिस्क की कैटेगरीज होती हैं कि पेशेंट लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है, तो उस हिसाब से हम मरीज को देखते हैं कि किस रिस्क की कैटेगरी में यह पेशेंट आ रहा है, और उस हवाले से फिर हम मजीद टेस्ट बताते हैं जब तक मुझे श्योरिटी ना हो जाए कि आया इसको दिल का आर्जा है या नहीं है। तो उस सिलसिले में फिर हम मजीद टेस्टिंग कराते हैं, उनको हम फिर हमारी जबान में कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि मरीज को किसी भी फॉर्म में हमने स्ट्रेस देना है, जिसके दिल को हमने स्ट्रेस देना है थोड़ा सा, और फिर उस वक्त देखना है कि कोई अलामा कोई चेंजेस तो नहीं आते। ठीक है, इसमें दो बुनियादी टेस्ट होते हैं कि या तो एक है, इसको हम ईटीटी कहते हैं, यानी आप एक्सरसाइज वाली जो मशीन होती है, ट्रेडमिल होती है, उस पर दौड़ाते हैं और उस दौरान आपकी ईसीजी की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो इसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ईटीटी कहते हैं। दूसरा ये है कि हम स्ट्रेस एको करा लेते हैं पेशेंट का। ठीक है, स्ट्रेस एको ये होता है कि वही इको जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है दिल का, वो जो आपने एक लेटे हुए सिर्फ करवाया था, या तो ये कि आप एक्सरसाइज की मशीन पे दौड़ें और दोबारा हम आपका एक एको कर लें उसी वक्त देख के, या तो फिर हम अगर जो दौड़ नहीं सकते, जो भाग नहीं सकते लोग, तो उन लोगों को हम दवाई के जरिए एक ऐसी दवाई देते हैं जैसे दिल की रफ्तार को तेज किया जाता है और फिर उसी वक्त एको करके देखा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि रेस्टिंग पे जो एको था और जो अब स्ट्रेस हमने दिया है हार्ट को, उसके बाद जो हमने एको किया तो दिल के पट्टों में क्या तब्दीलियां आ रही है। तो यहाँ से हम पकड़ने की करते हैं कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज तो नहीं है, कोई आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस तो नहीं है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है। एक और टेस्ट होता है, थैलियम स्कैन होता है। ठीक है, वो थैलियम स्कैन भी अगेन स्ट्रेस टेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी स्ट्रेस टेस्टिंग जो होती है, इसका मकसद ये होता है कि कोई ऐसी छुपी हुई बीमारी जो कि जब पेशेंट रेस्ट में होता है तो उसको इतना तंग नहीं करती, लेकिन जब कुछ एफर्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ऐसी मौजूद है जो कि जब पेशेंट रेस्ट पे होता है तो उसको तो इतना तंग नहीं करी, उस वक्त इसकी खून की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो उतनी वो नहीं होती। लेकिन जब जैसे ही हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं, कहीं भागना दौड़ना शुरू करते हैं, तो हमारी जिस्म की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। उस वक्त हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर उस वक्त आर्टरीज में ब्लॉकेजेस मौजूद होंगी तो उस वक्त फिर उसको पेशेंट को सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, और जो कि हमें इको में और दूसरी चीजों में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हम पेशेंट को पकड़ लेते हैं कि हाँ अंडरलाइन कोई कार्डियक डिजीज मौजूद है, आपकी आर्टरीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस मौजूद है। और आपको अब जब ये कि ये साबित हो जाता है मेरे पास कि अब ये ब्लॉकेजेस, ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, अब आगे का क्या करना है लाहेमल। फिर आगे सबसे पहला फिर हमारा ऐसे मरीज को मशवरा ये होता है, हम ऐसे मरीज को कहते हैं कि आप एक अपनी पहले एंजियोग्राफी कराएं। एंजियोग्राफी एक बुनियादी टेस्ट है, ये कोई इलाज नहीं है, ये टेस्ट है। एंजियोग्राफी टेस्ट है जिसमें हम देख लेते हैं कि हम आपकी दिल की कुछ तस्वीर लेते हैं कैनुला के जरिए, एक ये प्रोसीजर होता है, और हम डाई दे के थोड़ा सा एक दिल की 4-5 तस्वीरें ले लेते हैं। हम दिल की शरियानों को देख लेते हैं कि किस किस शरियान में कैसी कैसी रुकावट मौजूद है। और इसके बाद जब एंजियोग्राफी हो जाती है तो उसमें हमें ये पता चल जाता है, कोई भी मरीज अपनी एंजियोग्राफी कराता है तो किसी भी एंजियोग्राफी के 3 आउटकम हो सकते हैं। या तो आपकी एंजियोग्राफी के बाद ऐसा रिजल्ट आ जाए कि आपकी कोई ब्लॉकेजेस मौजूद नहीं है, या इतनी कम ब्लॉकेजेस मौजूद है कि हम फिलहाल आपको दवाइयों पर रख सकते हैं। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि आपकी एक या एक से ज्यादा शरियानों में ऐसी रुकावट मौजूद है जिसको हम स्टेंट के जरिए खोल सकते हैं, स्टेंट लगाकर। और तीसरी जो आउटकम ये हो सकता है एंजियोग्राफी के बाद, वो ये हो सकता है कि आपकी शरियानों दो से ज्यादा शरियानों में ऐसी रुकावट मौजूद है, या फिर आपकी मेन शरियान में ऐसी ज्यादा रुकावट मौजूद है जिसमें स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, स्टेंट नहीं लगा सकते, और ऐसे पेशेंट को हम बाईपास का मशवरा दिया जाता है कि आप फौरी तौर पे अपना बाईपास करवा लें। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो कि जिस तरह हम ऐसे पेशेंट को लेके चलते हैं, जो पेशेंट हमारे पास कार्डियक सिम्टम्स के साथ आता है, और आगे फिर इसको कैसे लेके चला जाता है, उसको क्या क्या बताया जाता है। मैं एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ जुबैदा मेडिकल सेंटर में काम करता हूँ, और ये तमाम जो मैंने बातें की आपसे, आपको किसी भी वक्त किसी मिलना हो मुझसे, या आपको अपनी सिम्टम्स के हवाले से मुझसे मशवरा करना हो, तो मेरी क्लिनिक्स होती हैं यहाँ पे बुध वाले दिन और हफ्ते वाले दिन दोपहर 1 बजे से लेके 2 बजे तक। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए कॉल करके, या मेरे पास वैसे ही आ जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और आके मुझसे मिलिए और मुझसे मशवरा कीजिए अपने दिल के, ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी भी हवाले से, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आपको किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना है मुझसे, तो ज़रूर आके मुझसे मिलिएगा जुबैदा मेडिकल सेंटर।